मैं बिस्तर पर सुकून की नींद सो रहा था कि तभी अचानक से मेज पर रखा हुआ फोन घूं घूं की आवाज करके घनघनाने लगा था, जिससे मेरी नींद में खलल पड़ गया था और मुझे अजीब सी चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। अभी 3 घंटे पहले ही तो मैं पुलिस स्टेशन से घर लौटा था। मैंने बड़बड़ाते हुए फोन उठाया। कोई भी चैन से सोने तक नहीं देता है, लेकिन जैसे ही फोन पर बात करने वाले शख्स की आवाज मैंने सुनी तो पूरी तरह से मेरी नींद उचक चुकी थी। मैं तुरंत ही उठ खड़ा हुआ, बाथरूम की तरफ गया और हाथ मुंह धोकर वापस लौटा और कपड़े पहनने लगा, जिस पर मेरी पत्नी पूछने लगी, इतनी जल्दबाजी में इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, एक जरूरी केस आ गया है और इसलिए मुझे फौरन ही निकलना पड़ेगा। वो बोली, तो कम से कम चाय तो पी लीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, चाय पीने का वक्त नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। मैं गाड़ी निकाल कर चल दिया था। रास्ते में मैंने सब इंस्पेक्टर अविनाश, रवि और आशुतोष को भी गाड़ी में बिठा लिया। हम चारों आधे घंटे के अंदर होटल सनसाइन के बाहर पहुंच चुके थे। इस केस से हम चारों ही हैरान थे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। हम दंदनाते हुए होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे और वहां पर अपना परिचय दिया। रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी हमें तुरंत ही होटल के रूम नंबर 309 में लेकर गया। सामने ही वो पति पत्नी उदास बैठे हुए थे। उस औरत की आंखों में अभी भी आंसू थे। जाहिर सी बात है, जिसकी बच्ची गायब हो उसका हाल तो बेहाल होना ही था। मैं कमरे में पहुंचते ही बताया कि मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, विजय शेखावत। आप मुझे केस की पूरी जानकारी दीजिए कि आपकी बच्ची भला यहाँ से कैसे गायब हो गई। बच्ची के पिता अनुज ने बताया कि बच्ची को काफी तेज बुखार था और इसीलिए उसकी माँ उसे आराम से अपने पास ही सुला रही थी। रात के 2 बजे तक तो हम लोग भी थोड़ी थोड़ी देर में जागते रहे, लेकिन फिर उसके बाद हमें गहरी नींद आ गई थी और 4 बजे की तरफ अचानक से मेरी पत्नी ममता शोर मचाने लगी। मैंने उठकर देखा तो पता चला कि मेरी बच्ची पंखुड़ी कमरे में नहीं है। मैं तुरंत ही बच्ची की माँ ममता की तरफ मुड़ा। मैंने उनसे पूछा कि आपने सबसे पहले क्या देखा? वो रोते हुए कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाकर ही लेटी थी, लेकिन जब मैं 4 बजे की तरफ उठी तो देखा कि मेरी बच्ची तो बिस्तर पर थी ही नहीं। वो ना जाने कहाँ चली गई थी। हमने उसे सब जगह पर बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। फिर हमने होटल के मैनेजर को इस बारे में जानकारी दी। वो बार बार बस यही कह रहे हैं कि ये होटल काफी बड़ा है और यहाँ पर कई बार पहले भी बच्चे गुम हुए हैं, लेकिन 1-2 घंटे के बाद मिल गए हैं। पर आप मेरी बेटी को गायब हुए 2 घंटे तो हो ही चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। और फिर मेरी बेटी कमरे से अचानक कैसे गायब हो सकती है? मैंने ममता से पूछा कि आपकी बेटी कितनी बड़ी थी? वो कहने लगी, तकरीबन 3 साल की। ताज्जुब की बात थी, एक 3 साल की बच्ची होटल के कमरे से कैसे गायब हो सकती थी? ये केस बड़ा ही पेचीदा लग रहा था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर नीचे पड़े हुए एक एक्स्ट्रा गद्दे पर पड़ी। मैंने हैरत से बच्ची के पिता अनुज की तरफ देखा। वो समझ गया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वो कहने लगा कि दरअसल बच्ची को तेज बुखार था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलग लेट जाता हूँ ताकि माँ और बेटी आराम से पूरे बेड पर ठीक से लेट सकें। मैंने उनकी इस बात का मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं और आपने होटल में कितने बजे चेक इन किया? उन्होंने बताया कि रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास उन्होंने होटल में चेक इन किया था। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा, इसका मतलब आपको अभी इस होटल में आए हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं? अनुज कहने लगा कि दरअसल हमारी अगली ट्रेन सुबह 9 बजे की थी, तो इसीलिए बस रात काटने के लिए ही हमने होटल का कमरा बुक किया था। सुबह की ट्रेन से हमें ममता के अंकल के घर पहुंचना था। मैं उन लोगों से कहा कि आप मुझे अपनी पहली ट्रेन की टिकटें दिखाइए। मैंने जैसे ही उन दोनों पति पत्नी की टिकटें देखी तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो दोनों ही टिकटें तो थीं फर्स्ट क्लास एसी के कूप की, लेकिन दोनों की तारीखों में तकरीबन 15 से 20 दिन का गैप था। मैंने उनसे सवाल किया कि आप दोनों की टिकटों की बुकिंग में इतने दिनों का गैप क्यों है? इस पर अनुज कुछ हड़बड़ा सा गया।
वो कहने लगा कि वो इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरी टिकट मेरे ऑफिस वालों ने बुक की है और मेरी पत्नी की टिकट मैंने बुक की है, इसीलिए। मैंने कहा, लेकिन ये तो बहुत ही हैरत की बात है कि आपके ऑफिस वालों ने इतने दिन पहले ही आपकी टिकट बुक कर दी और आपने इतने दिनों के बाद अपनी पत्नी की टिकट बुक की, उसके बावजूद भी आपको सेम कोच और तो और सेम कूप भी मिल गया। ये तो बिल्कुल नामुमकिन ही लगता है। इस पर अनुज थोड़ा सा नाराज होते हुए कहने लगा, सर, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? आप हमारी टिकटों के बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं? आप बच्ची को क्यों नहीं ढूंढते? मैंने कहा कि मैं बच्ची को भी ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। इस पर अनुज बोला कि मुझे नहीं पता कि कैसे कोच और कूप हमें एक जैसा ही मिल गया। बस मैंने आपसे कहा ना कि मेरी टिकट ऑफिस वालों ने बुक की थी और मेरी पत्नी की मैंने, और बस हमें सेम कोच मिल गया। तभी तुरंत ममता बोली, सर प्लीज आप ये सब छोड़िए ना, आप मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए, उसे बहुत तेज बुखार है, न जाने वो इस वक्त किस हालत में होगी। ममता बुरी तरह से रोने लगी थी। मैंने पूरे कमरे का अच्छे से जायजा लिया। चारों तरफ कहीं से भी फोर्स एंट्री का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई जबरदस्ती उनके कमरे में घुसा हो और बच्ची को उठाकर ले गया हो न हो शायद कमरे का दरवाजा खुला रह गया हो और बच्ची खुद ही उठकर इधर उधर चली गई हो। उसके खिलौने भी चारों तरफ फैले हुए थे। मैं तुरंत ही अपनी टीम के साथ बाहर आया और होटल के मैनेजर से इस बारे में पूछताछ की। मैनेजर बड़ा ही रिलैक्स लग रहा था। कहने लगा, अरे सर, मैं तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देता, वो तो ये लोग हैं, माने ही नहीं। मैंने कहा ना सर कि इस होटल में पहले भी कई बार बच्चे खेल खेल में यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, लेकिन कुछ घंटे के बाद मिल भी जाते हैं। मैंने तुरंत ही उस मैनेजर पर कस के चिल्लाया कि किसी की बच्ची गुम हो गई है और आप इतने आराम से इस तरह के जवाब दे रहे हैं। आपको नहीं पता ये मैटर बहुत सीरियस हो सकता है। आपके होटल में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन सबको तुरंत बोलिए कि वो पूरे होटल को अच्छे से छान मारें। मैंने अपने साथ आए हुए पुलिस वालों को भी कहा कि वो भी अच्छे से होटल की छानबीन करें। वो लोग भी अपने काम पर निकल गए थे। तब तक मैंने रिसेप्शन पर बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा। मैंने उससे कहा कि मुझे रजिस्टर दिखाओ जहां पर इन लोगों की चेक इन की एंट्री हुई हो। मैंने जब रजिस्टर चेक किया तो देखा कि उसमें बच्ची का नामो निशान तो था ही नहीं। मैंने तुरंत ही अनुज को नीचे बुलवाया। मैंने उससे पूछा कि जब आप होटल में आए थे तो आपने बच्ची का नाम इस रजिस्टर में दर्ज क्यों नहीं करवाया? इस पर अनुज कहने लगा, सर, बच्ची इतनी छोटी थी इसलिए मुझे लगा कि उसका नाम लिखवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि और आपने यही सोचकर बच्ची के ट्रेन की टिकट भी नहीं ली थी? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है आपकी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्ची छोटी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई वजूद नहीं है। अनुज कहने लगा, सर माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज आप कैसे भी करके मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि जब ये लोग यहाँ पर आए थे तब तुम ही इस जगह पर मौजूद थे? वो कहने लगा, नहीं सर, मेरी ड्यूटी तो अभी स्टार्ट हुई है। ये लोग जब यहाँ पर आए थे उस वक्त रिसेप्शन पर सीमा की ड्यूटी थी। मैंने मैनेजर से कहा कि आप तुरंत ही सीमा को कॉल करके यहाँ बुलाएं। मैनेजर ने सीमा को कॉल करके होटल वापस आने का फरमान सुना दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची होटल के रूम से आखिर कैसे गायब हो गई और मिल क्यों नहीं रही है। होटल के जो भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको भी मैंने खंगाला। फिर मैं होटल के मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा। मैंने उससे पूछा कि रात से लेकर अभी तक कितने लोग इस होटल के बाहर जा चुके हैं और अंदर आ चुके हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि सर, अभी तक सुबह से सिर्फ अखबार वाला ही होटल के बाहर गया है और वो तो साइकिल पर था। उसकी साइकिल पर सिर्फ अखबार थे और कुछ भी नहीं। और आखिरी बार होटल में आने वाले यही पति पत्नी हैं जिनकी बच्ची गायब हुई है। सिक्योरिटी गार्ड की इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था कि जब और कोई होटल के अंदर आया नहीं, कोई गया नहीं, फिर बच्ची कहाँ चली गई? मैं जैसे ही वहां से चलने को हुआ तभी सिक्योरिटी गार्ड बोला, सर एक बात और,
तकरीबन 3 बजे के आसपास जो बच्ची गायब हुई है, उसी के पापा होटल के बाहर आधे घंटे के लिए गए थे, लेकिन आधे घंटे में ही वो वापस आ गए थे। ये बात सुनकर मुझे कुछ शक हुआ। मैं तुरंत ही अनुज के पास पहुंचा। मैंने उससे कहा कि तुम 3 बजे के आसपास कहाँ गए थे? अनुज कहने लगा कि सर, बच्ची को तेज बुखार था, इसलिए मैं बस मेडिकल से दवा लेने के लिए गया था और कुछ नहीं, और तुरंत ही वापस लौट आया था। अनुज की इस बात से मुझे कुछ तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ ऐसा तो था जो ये लोग हमसे छुपा रहे थे। खैर, बच्ची को तो हमें ढूंढना ही था, इसीलिए मैंने पूरे होटल की तलाशी करवाई, लेकिन हमें बच्ची कहीं भी नहीं मिली। इस सब में कई घंटे लग चुके थे। मेरी टीम के लोग भी मुझसे कहने लगे कि सर, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पति पत्नी हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या तो कुछ ऐसा है जिसे ये लोग छुपा रहे हैं। हमें इनसे अलग अलग पूछताछ करनी चाहिए। मैंने तुरंत ही एक स्केच आर्टिस्ट को बुला लिया और अभिलाष को कहा कि वो बच्ची की माँ ममता से बच्ची का पूरा हुलिया पूछे, जिसकी मदद से बच्ची का स्केच तैयार किया जा सके। तब तक मैं अनुज से भी पूछताछ करता हूँ। मैं अपने साथ अनुज को लेकर गया और उस बच्ची के बारे में पूछा। वो जैसी जैसी डिटेल बच्ची के बारे में बताता रहा, उसी के अकॉर्डिंग स्केच आर्टिस्ट ने बच्ची का स्केच बनाकर तैयार कर दिया था। और जब मैं अनुज को स्केच दिखाया तो वो कहने लगा, जी सर, हूबहू बिल्कुल मेरी बच्ची ऐसी ही दिखती है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए रूम के बाहर ही इंतजार करिए। इधर मैंने फोन करके अभिलाष से पूछा कि उसकी माँ ने जो हुलिया बताया है उसके अकॉर्डिंग बच्ची का स्केच तैयार हो गया है। अभिलाष कहने लगा, जी सर। मैंने कहा ठीक है, तो तुम वो स्केच भी लेकर यहाँ हॉल एरिया में आ जाओ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे मैं जो कुछ भी देखने वाला हूँ उसे देखकर हमारी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी। जैसे ही अभिलाष उस बच्ची का स्केच लेकर आया और मैंने दोनों स्केचों को आपस में मैच किया, तो हम सबके पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। दोनों ही स्केच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। उनमें 1% भी आपस में कोई समानता नहीं थी। भला ये कैसे हो सकता था? आशुतोष कहने लगा, सर, ये क्या? ये तो 2 अलग अलग बच्चियां हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ममता ने अपनी बेटी का दूसरा हुलिया बताया और अनुज ने दूसरा। भला एक ही बच्ची के बारे में 2 अलग अलग तरह की पहचान कैसे बताई जा सकती है? मैंने कहा, मुझे तो पहले ही इन दोनों पर शक हो रहा था। जरूर कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। मैंने मैनेजर को तुरंत ही बुलवाया और उससे पूछा कि तुमने बच्ची को देखा था? मैनेजर कहने लगा, नहीं सर, दरअसल उस वक्त बच्ची तो अपनी माँ की गोद में थी। उसे बुखार था, इसीलिए उसकी माँ ने उसे कंबल से अच्छी तरह से लपेट रखा था, इसलिए मैंने तो बच्ची को नहीं देखा। मैंने सोचा कि हो सकता है होटल के रिसेप्शनिस्ट सीमा ने बच्ची को देखा हो। अब हमें बस उसके आने का ही इंतजार था, लेकिन तब तक अब मुझे अनुज का मुंह खुलवाना था। मैंने तुरंत ही अनुज को वापस बुलवाया और उसको स्केच दिखाते हुए कहा कि तो तुम्हारी बच्ची ऐसी दिखती थी? वो कहने लगा, जी सर, ऐसी ही, बिल्कुल प्यारी मासूम सी। मैंने अनुज का गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, झूठ बोलता है, तेरी बीवी ने ये स्केच बनवाया है, और देख, ये दोनों ही चेहरे बिल्कुल अलग अलग हैं। ये कैसे हो सकता है कि तूने जिस बच्ची का हुलिया बताया है वो कोई और है, और तेरी पत्नी ने जो हुलिया बताया है वो बच्ची कोई और? इस बात पर अचानक से अनुज के पसीने छूटने लगे थे और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। मैंने कहा, सच सच बता, आखिर ये माजरा क्या है? वरना तुझे नहीं पता कि तेरी मैं यहाँ पर अभी के अभी इतनी मार लगाऊंगा कि हालत खराब हो जाएगी। अनुज घबराकर मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, सर प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करिएगा। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बालकनी में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं अनुज के साथ बालकनी एरिया में गया। मैंने उससे कहा, अब बताओ क्या बताना है? अनुज कहने लगा, दरअसल सर, बात ये है कि कोई बच्ची है ही नहीं। अनुज के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहने लगा कि सर, दरअसल मेरी पत्नी बांझ है, उसे कोई बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उसे इस बात का सदमा लग गया था
जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत खराब होती चली गई। उसे एक मानसिक बीमारी हो गई है जिसमें वो अपनी बच्ची की कल्पना करती रहती है और इस कल्पना में उसने ये मान लिया है कि उसकी एक 3 साल की बेटी है। मैंने अनुज से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहने लगा, सर ऐसा ही है। मैं भी क्या बताऊं, अपनी बीवी की इस मानसिक बीमारी की वजह से मुझे भी उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही दिखावा करना पड़ता है कि हाँ, सच में मेरी बच्ची है। आपने मेरे कमरे में वो गुड़िया रखी हुई देखी है ना सर? वो उसी को ही हमारी बच्ची पंखुड़ी मानती है। वो उसे नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, खाना खिलाती है, बिल्कुल एक जिंदा बच्ची की तरह ही उसका ख्याल रखती है। और उसकी ऐसी मेंटल कंडीशन की वजह से मुझे भी उसके इस नाटक में उसका साथ देना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने अनुज से कहा कि अगर ऐसा है तो वो गुड़िया तो अभी कमरे में ही मैंने रखी हुई देखी थी, फिर तुम्हारी बीवी बार बार ये क्यों कह रही है कि उसकी बच्ची गायब है? अनुज कहने लगा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। आज ममता ने पहली बार ऐसा कुछ किया है, वरना अभी तक उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। उसके पास जब भी वो गुड़िया रही उसने हमेशा उसे पंखुड़ी माना और अपने सीने से लगाए रही है। आप मेरी बात का यकीन करिए सर। मैं अपनी सोच में डूब गया कि क्या अनुज सच कह रहा है, क्योंकि बच्ची को अभी तक होटल में किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक 3 साल की बच्ची होटल में आई और किसी ने उसका चेहरा तक न देखा हो? मुझे अनुज की बात काफी हद तक ठीक लग रही थी, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ममता ने उस गुड़िया को ही कंबल में लपेट कर पकड़ा हुआ हो और इसीलिए उसकी शक्ल किसी ने भी नहीं देखी। मैंने अनुज से कहा कि अगर ऐसा था तो तुमने हमें फोन करके क्यों बुलाया? हम लोगों का समय क्यों खराब किया? तुम्हारी वजह से हम लोग कब से परेशान हो रहे हैं। तुमने हमें इतनी सुबह सुबह एक ऐसी बच्ची को ढूंढने के लिए दौड़ा दिया जो बच्ची एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस पर अनुज हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, सर मुझे माफ कर दीजिए और मैंने ऐसा नहीं किया है। अगर आपको याद हो तो आपको मेरी पत्नी ने फोन किया था, मैंने नहीं। मैं तो उसे बहुत मना करता रहा लेकिन वो मानी ही नहीं। उस पर जब ये पागलपन सवार होता है तो वो किसी की भी नहीं सुनती है। मैं भी मजबूर था, इसीलिए कुछ भी नहीं बोल पाया। मुझे लगा कि कुछ देर तक जब आप लोगों को बच्ची नहीं मिलेगी तो आप खुद ही वापस लौट जाएंगे, इसीलिए मैंने उसके सामने कुछ भी नहीं कहा। मुझे आशुतोष ने बताया था कि उसके पास एक औरत का फोन आया था जो बहुत बुरी तरह से अपनी बेटी का नाम ले लेकर रो रही थी। अनुज की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। इसका मतलब अभी तक कोई भी बच्ची गायब ही नहीं हुई थी, क्योंकि कोई बच्ची थी ही नहीं। अनुज कहने लगा, और सर इसीलिए मैंने ना तो बच्ची की कोई ट्रेन की टिकट ली थी और ना ही उसका नाम होटल के रजिस्टर में दर्ज कराया। मैंने अनुज से कहा, ठीक है चलो वापस हॉल एरिया में चलते हैं। मैं वहां पहुंचकर जब अपनी टीम के लोगों को सारी सच्चाई बताई तो वो लोग भी दंग रह गए थे और होटल का मैनेजर भी सच्चाई सुनकर कहने लगा, इसीलिए सर, इसीलिए हम में से कोई भी बच्ची का चेहरा नहीं देख पाया। वही मैं सोचूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और हाँ सर, वो औरत अपनी बच्ची को कुछ ज्यादा ही कसकर अपने सीने से लगाए हुए थी। मैनेजर एक के बाद एक अनुज की बात को सच साबित करने के लिए बोले ही जा रहा था। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। हम लोग अब बहुत ही रिलैक्स होकर बैठ गए थे, इसलिए हमने चाय का ऑर्डर दे दिया था। कुछ ही देर में चाय आ गई और हम सब लोग उस चाय को पीने लगे। तभी एक लड़की हॉल एरिया में दाखिल हुई जो कि मैनेजर के साथ थी। मैनेजर ने बताया कि सर, ये हमारे होटल की रिसेप्शनिस्ट है जो कि उस वक्त रिसेप्शन पर मौजूद थी जब ये लोग यहाँ पर आए थे। वो कहने लगी, सर आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों बुलवाया है? आखिर क्या बात हो गई? मैंने उससे कहा कि मैडम, पहले तो हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन अब केस सॉल्व हो गया है। माफ करिएगा, हमने आपको परेशान किया। वो कहने लगी, कोई बात नहीं सर, अगर मेरी मदद से कुछ सही हो सकता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, चलिए आप इतनी दूर से दोबारा दौड़ कर आई हैं, बैठकर आराम से चाय पीजिए। वो कहने लगी, लेकिन सर
मुझे पूरा मामला तो बताइए कि आखिर बात क्या है। मैंने कहा, कुछ नहीं मैडम, इन्हें तो आप जानती ही होगी ना। वो कहने लगी, हाँ, ये लोग तो मेरे सामने ही होटल में आए थे। मैंने कहा, हाँ, दरअसल इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि इनकी बच्ची गुम हो गई थी, जबकि असल में तो इनकी बच्ची है ही नहीं, क्योंकि इनकी पत्नी को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, जिस वजह से ही वो सिर्फ अपनी बच्ची के होने की कल्पना करती है, और इसीलिए जब बच्ची है नहीं तो वो गायब भी नहीं हो सकती, और ये मामला सुलझ गया है। ये कहते हुए मैं एक बार फिर से अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया था, लेकिन तभी वो सीमा कहने लगी, लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्ची तो थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो कहने लगी, जी सर, मैंने खुद अपनी आंखों से बच्ची को देखा था। मैंने एक जलती हुई नजर अनुज के ऊपर डाली। अनुज बुरी तरह से घबरा गया। वो कहने लगा, नहीं सर, मैं सच कहता हूँ, बच्ची नहीं थी। सीमा जोर से चिल्लाई, बोली, झूठ मत बोलिए मिस्टर, मैंने खुद देखा था कि आपकी पत्नी के हाथ में बच्ची थी, और उसे बहुत तेज बुखार भी था। वो बेचारी बुखार से तप रही थी। मैंने सीमा से कहा, तुमने उस बच्ची का चेहरा देखा था? वो कहने लगी, नहीं सर, मैंने चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बच्ची थी, बच्ची का कुछ तो एहसास था। मैंने खुद उसकी माँ को, अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए हुए देखा था। वो बहुत परेशान हो रही थी कि उसकी बेटी को बुखार है। मैंने सीमा से कहा, लेकिन जब आपने बच्ची का चेहरा देखा ही नहीं, तो आप 100% श्योर होकर ऐसा कैसे कह सकती हो कि बच्ची थी? वो कहने लगी, सर, मेरी बात का यकीन करिए, बच्ची थी, क्योंकि उसकी माँ जिस तरह से उसे पकड़े हुए थी, उससे मुझे पूरा यकीन था कि बच्ची उनकी गोद में ही थी। सीमा के इस बयान में तो पूरा मामला ही पलट कर रख दिया था। सीमा के झूठ बोलने की कोई भी वजह नहीं थी, लेकिन हाँ, अनुज के झूठ बोलने की कई वजहें हो सकती थीं, जो अभी तक हमें नहीं मालूम थी। हमने सीमा को वहां से जाने के लिए बोल दिया, और अब मैं अनुज की तरफ घूम गया था। अनुज एक बार फिर से पसीने से तरबतर होने लगा और घबराने लगा। कहने लगा, सर, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, अब तो ये लोग तेरी बात सुनेंगे। मैंने आशुतोष से कहा, इसको इतना मारो कि इसके शरीर के हर एक हिस्से में दर्द हो। मेरी बात सुनते ही मेरी टीम के लोगों ने अनुज को पकड़कर धोना शुरू कर दिया था। अनुज बुरी तरह से चिल्लाने लगा, फिर कहने लगा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन सर प्लीज, अब मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। प्लीज सर, मुझे मत मारिए, मैं एक बहुत ही शरीफ आदमी हूँ सर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज सर। वो बहुत बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं तुझे अब सीधा थाने ले जाऊंगा और वहां जाकर तेरी अच्छे से खातिरदारी करूंगा, तब तुझे पता चलेगा कि पुलिस वालों को गुमराह करने का नतीजा क्या होता है। अनुज अचानक से मेरे पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा, सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने बेटे रोहन की कसम खाता हूँ, इस बार मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा, 1% भी कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अनुज की तरफ हैरत से देखा। मैंने कहा, तेरा बेटा भी है? वो कहने लगा, हाँ सर, दरअसल ममता मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी तो पूनम है, और मेरा एक 7 साल का बेटा है जिसका नाम रोहन है। मैंने कहा, अच्छा, तो तू अब एक नई कहानी हमें बता रहा है। वो कहने लगा, नहीं सर, इस बार मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ, ममता मेरी पत्नी नहीं है, मैं सच कहता हूँ। अनुज बोला, दरअसल मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। मैं अपने ऑफिस वालों के काम की तरफ से जिस स्टेशन से ट्रेन के एसी के फर्स्ट डिब्बे में बैठा था, वहां कूप के अंदर जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक अकेली औरत पहले से ही मौजूद थी। उसे देखकर मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा, क्योंकि अब उस पूरे डिब्बे में सिर्फ मैं और वो ही थी। और मैं जैसे ही अंदर गया तो वो भी थोड़ा सा घबरा गई और पूछने लगी कि आप कौन हैं। मैंने उसे अपनी टिकट दिखाते हुए बताया कि मेरी बर्थ रिजर्व है, जिस पर उसने मुझे अंदर आने दिया। इसके बाद उसने तुरंत ही मेरे अंदर आते ही कोच का दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी लगा ली, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गया। मैंने उससे कहा कि आपने कुंडी क्यों लगाई? वो कहने लगी, बस ऐसे ही। इसके बाद वो एक साइड जाकर खड़ी हो गई। मैं जैसे ही अपनी बर्थ का नंबर चेक करके अपनी बर्थ को देखने लगा तो हैरान रह गया।
दरअसल उस पर एक बच्ची कंबल ओढ़े लेटी हुई थी, जिस पर वो औरत कहने लगी कि मेरी बेटी को बुखार है, इसी वजह से मैंने उसे आपकी बर्थ पर लिटा दिया है। जल्दबाजी में मैं उसके लिए बर्थ को रिजर्व करना भूल गई थी। अपनी बर्थ पर मैंने सामान रखा हुआ है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैंने बेटी को अभी सुलाया है। बस जैसे ही थोड़ी देर में वो गहरी नींद में जाएगी, मैं उसे धीरे से उठाकर नीचे लिटा दूंगी। अभी उठाऊंगी तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लीजिए और मेरी सीट पर बैठ जाइए। मैंने उससे कहा, अरे कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। बच्ची को बुखार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसे वहीं पर लेटा रहने दीजिए। मुझे वैसे ही कुछ घंटे का सफर ही तय करना है, मैं बैठे बैठे ही कर लूंगा। इस बात पर वो औरत खुश हो गई। फिर हमारे बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई। उस औरत ने मुझे अपना नाम ममता बताया और मैंने भी उसे अपना परिचय दिया। रात का वक्त था और वो औरत अकेले इतनी छोटी बच्ची को लेकर सफर कर रही थी। ये चीज मुझे कुछ अजीब सी लगी। फिर मुझे लगा कि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो बार बार उठ उठकर अपनी बच्ची का बुखार चेक कर रही थी। मैंने ममता से कहा कि आपको अगर बुखार की दवा की जरूरत हो तो वो मेरे पास है, बताइए तो मैं आपको दे दूं। ममता कहने लगी कि नहीं, दवा तो मैंने अपनी बेटी को खिलाई हुई है, वही खिलाने के बाद तो मैंने उसे सुलाया है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास बोतल में गर्म पानी है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ले लीजिएगा। ममता बोली, नहीं, मैंने पहले ही स्टेशन से एक बोतल पानी खरीद लिया था। मैंने उससे कहा कि ये पानी अच्छा नहीं होता है, ये लोग पुरानी बोतल में कहीं का भी पानी भरकर बेच देते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल मत किया करिए, ये नुकसानदेह है। इसके बाद हमारे बीच और भी बातें हुई। मैंने उसे बताया कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मेरा एक 7 साल का बेटा है। उसने भी मुझे बताया कि वो यहाँ से अपने अंकल के घर जा रही है। इस बीच वो फिर से खड़े होकर अपनी बेटी को चेक करने लगी। फिर मुझसे बोली कि आप जरा मेरे बैग से एक डायपर निकाल कर दे सकते हैं, बच्ची का डायपर चेंज करना है। ममता का बैग मेरे पास में ही रखा हुआ था। मैंने तुरंत ही उसमें से एक डायपर निकालकर ममता को पकड़ा दिया, लेकिन तभी अचानक से मेरी नजर जिस चीज पर पड़ी, मेरे तो हैरत की इंतहा ही नहीं रही थी। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। मैंने तुरंत ही उस चीज को हाथ में उठाकर ममता को दिखाते हुए कहा, ये क्या है? जैसे ही ममता ने मेरे हाथ में वो कुखरी देखी, वो धीरे से मेरे पास चलकर आई और मेरे हाथ से कुखरी ले ली। उसने उसे बहुत ही आराम से वापस अपने बैग में रख दिया। कहने लगी, क्या करूं, अकेली औरत हूं ना, अकेले सफर कर रही हूं, इसलिए अपनी और अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए मुझे इसे रखना पड़ता है। मेरे घर का चौकीदार है, उसने ही मुझे ये मेरी सुरक्षा के लिए दिया था। न जाने कब कहाँ पर जरूरत पड़ जाए। आप तो जानते ही हैं कि आजकल जमाना कितना खराब है। मैंने ममता से कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल था कि आपको इतनी छोटी बच्ची के साथ, वो भी जब वो बुखार में तप रही है, तो रात के इस समय अकेले सफर करने की जरूरत ही क्या थी? मेरे इस सवाल पर ममता एकदम से खामोश हो गई। मैंने कहा कि आपके पति को कुछ तो सोचना चाहिए, और नहीं तो उन्हें आपके साथ आना चाहिए था। भला ऐसा भी क्या जरूरी था कि बच्ची की तबीयत इतनी खराब है, फिर भी उसे लेकर आपको सफर करना पड़ रहा है। मेरी बात पर ममता कहने लगी, अनुज जी, दरअसल मैं मजबूर थी। मैंने कहा, ऐसी भी क्या मजबूरी? वो कहने लगी, क्योंकि मुझे कल रात ही पता चला कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत से शादी करने वाला है। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो मैं टूट कर रह गई थी, लेकिन फिर मुझे मेरी बच्ची का ख्याल आया। मेरा पति मुझसे मेरी बेटी को भी छीन लेता और मैं अपनी बेटी से हरगिज भी दूर नहीं रह सकती थी। इसीलिए मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत ही अपना और अपनी बेटी का कुछ सामान पैक किया और उसे लेकर वहां से निकल गई। अब मैं यहाँ से अपने अंकल के यहाँ जाऊंगी और कल मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका निकल जाऊंगी। मेरी फैमिली अमेरिका में रहती है, वहां मैं अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करूंगी और दोबारा कभी भी इंडिया लौट कर नहीं आऊंगी। इस तरह से मेरा पति मुझसे मेरी बच्ची को कभी छीन भी नहीं पाएगा। ये कहते ही ममता एक बार फिर से रोने लगी।
मैंने उससे कहा, आप चुप हो जाइए, ऐसे रोइए नहीं। मुझे नहीं पता था कि आपका पति इतना गिरा हुआ इंसान है, लेकिन आप हिम्मत रखिए, आपको अपनी बेटी के लिए जीना है। ममता कहने लगी, बस यही सोच कर तो मैं वहां से चली आई। मेरे लिए अब मेरा सब कुछ सिर्फ मेरी बच्ची है और मुझे उसके साथ ही खुश रहना है। मैंने ममता से पूछा कि उसके अंकल का घर कहाँ है। ममता ने जब मुझे बताया कि उसके अंकल का घर कहाँ पर है, तो मैंने कहा कि लेकिन ये ट्रेन तो सीधी वहां तक जाती ही नहीं है और आपके अंकल के शहर जाने के लिए तो आपको अगली ट्रेन सुबह के 9 बजे मिलेगी। ये ट्रेन तो आपको 11 बजे के आसपास स्टेशन पर ही उतार देगी। इतनी रात को अकेले बच्ची के साथ आप कहाँ जाएंगी? वो कहने लगी, मैं स्टेशन पर ही बनी रहूंगी। मैंने कहा, पागल हो गई हैं आप? बेटी को इतनी तेज बुखार है और आप पूरी रात स्टेशन पर बैठी रहेंगी? न जाने कैसे कैसे लोग होंगे वहां पर। मैं कुछ देर सोच में डूबा रहा। फिर मैंने कहा कि अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मेरा होटल में कमरा बुक है और वो होटल स्टेशन से बस कुछ ही दूरी पर है। बस सिर्फ रात भर की बात है। जैसे ही सुबह होगी मैं आपको आपकी ट्रेन में वापस बिठा दूंगा। ममता मना करने लगी, बोली, अरे नहीं, आप मेरी वजह से इतना वैसे भी परेशान होंगे। मैं रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ही इंतजार कर लूंगी। मैंने कहा, वेटिंग रूम में आप इंतजार करेंगी, वो भी अपनी बेटी को लेकर? इतनी देर बैठे बैठे तो आप दोनों की ही हालत खराब हो जाएगी। और फिर उस बीच अगर आपकी बच्ची को कोई ज्यादा दिक्कत हुई तब आप क्या करेंगी? मुझे उन दोनों की काफी फिक्र हो रही थी। इसीलिए मैंने ममता से फिर से कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुबह होते ही सही सलामत आपको आपकी अगली ट्रेन में बिठा दूंगा। मेरी बात पर इस बार ममता मान गई थी। वो कहने लगी, अगर आपकी पत्नी को पता चला कि आप एक पराई औरत को अपने साथ होटल के रूम पर लेकर आए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी बहुत समझदार है। मैं उसे जब सारी परिस्थिति बताऊंगा तो वो सब कुछ समझ जाएगी। मेरी इस बात पर ममता हंसने लगी, बोली, लेकिन अगर मैं आपकी पत्नी की जगह होती ना तो गुस्से के मारे आपका तो खून ही कर देती। उसकी बात सुनकर हम दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। इसके बाद मैं ममता और उसकी बेटी को लेकर यहाँ होटल में आ गया। लेकिन जब चेक इन का समय हुआ तो मुझे अचानक से कुछ समझ में नहीं आया। रिसेप्शनिस्ट ने नाम पूछा तो मैंने मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा लिखवा दिया। बच्ची छोटी थी इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिखवाया और होटल रूम में आ गया। ममता ने कमरे में आते ही बच्ची को एक साइड पर लिटा दिया था और मैं अपने लिए दूसरा गद्दा इसीलिए मंगवाया था क्योंकि मैं तो एक पराया आदमी हूँ। मैं सच कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी नीयत में कोई भी खोट नहीं था। बच्ची को बुखार तेज था तो ममता के कहने पर ही मैं रात को 3 बजे के आसपास मेडिकल से दवा लेने गया था और आधे घंटे में ही वापस लौटा और फिर लेट कर सो गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अचानक से ममता शोर करने लगी कि बच्ची कमरे से गायब हो गई है और फिर उसने जिद करके आप लोगों को भी खबर कर दी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इतने घंटे से मैं ममता के साथ था, ट्रेन में भी और यहाँ पर भी, पर मैंने एक बार भी उसकी बच्ची का चेहरा नहीं देखा था। इसी वजह से जब ये सारा मामला मुझे बिगड़ता हुआ दिखा तो मैंने यूं ही झूठ बोल दिया कि ममता की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसकी कोई बच्ची है ही नहीं, क्योंकि मैं कैसे भी अब इस मामले से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। मैंने गुस्से में एक थप्पड़ खींचकर अनुज के चेहरे पर मारा। मैंने कहा कि अपनी जान छुड़ाने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि बच्ची है ही नहीं। वो बेचारी औरत अपनी इकलौती बच्ची के लिए कितना परेशान हो रही थी और तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी इस कहानी पर विश्वास कर लूंगा? सच तो ये है कि उस औरत को अकेला देखकर तेरी नीयत डोल गई। तूने सोचा कि तू उसका फायदा उठा लेगा और इसीलिए तू जानबूझकर उस पर दबाव डालकर उसे यहाँ होटल के रूम तक लेकर आया ताकि तू अपनी रात रंगीन कर सके। तुझे लगा कि साथ में सिर्फ एक छोटी सी बच्ची ही तो है, वो भला तेरा क्या बिगाड़ लेगी? मेरी इस बात पर अनुज फिर से रोने लगा, कहने लगा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कहता हूँ, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। मैं तो सिर्फ ममता की मदद कर रहा था। कोई भी बुरा ख्याल मेरे मन में नहीं था।
अगर ऐसा होता तो आप ही बताइए, मैं अपने लेटने के लिए दूसरा गद्दा क्यों मंगवाता। अनुज की इस बात में सच्चाई तो थी, क्योंकि उसने गद्दा मंगवाया था और उसे देखने पर साफ पता भी चल रहा था कि वो उस पर लेटा भी था। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अनुज पर मैं यकीन करूं भी या नहीं करूं। अब चाहे जो भी हो, लेकिन ये तो था ही कि बच्ची गायब हुई है और अब उसे हमें ढूंढना ही था। अनुज एक बार फिर से कहने लगा कि सर, अगर अभी भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो फिर ठीक है, आप ममता के पास चलिए। वो अभी तक झूठ सिर्फ इसलिए बोल रही थी ताकि हम लोगों की ये वाली बात किसी के सामने ना आए, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि अगर ये मामला ज्यादा बिगड़ा और सबको ये पता चला कि हम पति पत्नी नहीं हैं, तो फिर ये बात मेरी पत्नी तक पहुंचेगी और तब तो उसे मेरी नीयत में खोट साफ नजर आएगी। बस सिर्फ इसी वजह से ममता भी चुप थी और उसने भी मेरी पत्नी बनने का नाटक किया। लेकिन अब जब मैं उसे कहूंगा कि मैंने इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता दिया है, तो वो भी सारी बातें आपको सच बता देगी। प्लीज आप एक बार चलकर इसके बारे में ममता से पूछ लीजिए। मैंने सोचा कि जब ये इतना कह रहा है तो एक बार ममता से चलकर भी मैं बात कर लेता हूँ। मैंने उसे तुरंत ही लेकर उन लोगों के रूम में गया, लेकिन मैंने अनुज को बाहर ही खड़ा कर दिया। इसके बाद जब मैं अंदर गया तो ममता एक बार फिर से मुझसे पूछने लगी कि सर, मेरी बेटी मिली या नहीं। मैंने ममता से कहा कि आप थोड़ा सा धीरज रखिए, आपकी बेटी जल्दी ही मिल जाएगी, लेकिन पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। मैंने ममता को बताया कि अनुज ने अभी तक जो भी बयान दिए हैं वो बड़े ही उल जुलूल हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। मैंने ममता से कहा कि पहले उसने कहा कि तुम्हारी कोई बच्ची है ही नहीं, तुम सिर्फ अपनी बच्ची पंखुड़ी के होने की कल्पना कर रही थी। तुम इस गुड़िया को ही अपनी बच्ची मानती हो और तुम्हें एक दिमागी बीमारी है और तुम बांझ भी हो। मेरी ये बात सुनकर ममता तो जैसे टूट ही गई। वो बुरी तरह से रोने लगी, कहने लगी, क्या अनुज ने ऐसा कहा? वो ऐसा कैसे कह सकता है? उसने तो मेरी बच्ची के वजूद को खत्म ही कर दिया। मैं कहाँ इसलिए परेशान हूँ कि मेरी बच्ची मिल नहीं रही, और उसने यही कह दिया कि मेरी बच्ची तो है ही नहीं। वो ऐसा कैसे कह सकता है? मैंने कहा कि इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा है कि आप उसकी पत्नी नहीं हैं, आप तो उसे बस ट्रेन में मिली थी। वो तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आपको यहाँ होटल में लेकर आया था। लेकिन अब सच क्या है वो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर ममता कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं कुछ देर के लिए अनुज से अकेले में बात कर सकती हूँ? मैंने हाँ में हामी भरी और फिर मैं अनुज को कमरे में अंदर भेज दिया और बाहर से मैंने दरवाजा बंद करके हम लोग लॉबी के एक साइड पर आकर खड़े हो गए थे। हम में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। आशुतोष कहने लगा कि सर, मुझे तो लगता है कि ये अनुज हम सबको बेवकूफ बना रहा है और एक के बाद एक झूठ बोलता जा रहा है। लेकिन रवि बोला, सर वो सब तो ठीक है, पर अनुज ने अपनी पत्नी का नाम और बेटे का नाम भी बताया और ये भी बताया कि वो कहाँ पर रहते हैं। उसने मोबाइल नंबर भी दिया है और वो बड़े ही दावे के साथ कह रहा था कि हम उस पर फोन करके पूछ भी सकते हैं। तो एक बार फोन करके पूछने में भला बुराई ही क्या है? मुझे रवि की बात ठीक लगी। मैंने कहा, ठीक है, अनुज ने जो नंबर बताया है उस पर कॉल करके देखो। रवि ने उस पर कॉल किया। थोड़ी ही देर में उधर से एक औरत ने फोन उठाया। रवि ने पूछा कि क्या आपके पति अनुज घर पर हैं? इस पर वो औरत कहने लगी कि फिलहाल तो वो ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? रवि ने बहाना करते हुए बोला कि मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रहा हूँ। बस मुझे अनुज सर से कुछ जानकारी चाहिए थी। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं आपको उनका मोबाइल नंबर दे देती हूँ, आप उस पर उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके बाद अनुज की पत्नी ने अनुज का मोबाइल नंबर हमें दिया। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, जिस पर अनुज की पत्नी ने कहा, रोहन, तुम बाहर चलकर मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आ रही हूँ। ये सुनते ही हम लोगों के होश उड़ गए। हमने तुरंत ही फोन रख दिया। रवि कहने लगा, सर, इसका मतलब अनुज ने झूठ नहीं बोला था।
उसकी पत्नी वाकई में है और रोहन नाम का बेटा भी है। ये सुनकर तो हम लोग भी दंग रह गए थे। मैंने कहा चलो चलकर एक बार फिर से अनुज से बात करते हैं और ममता से भी पूछताछ करते हैं। हम जल्दी जल्दी उन लोगों के रूम की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी हम जैसे ही रूम के पास पहुंचने वाले थे कि तभी सामने का नजारा देखकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। दरअसल हमारे सामने अनुज जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके सीने और पीठ से ढेर सारा खून निकल रहा था। उस पर किसी ने बुरी तरह से चाकुओं से वार किया हुआ था। मैं भागकर अनुज के पास पहुंचा। अनुज कहने लगा, सर मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तुरंत ही रवि से कहा कि वो एम्बुलेंस को बुलाए और उसने कहा कि सर वो ममता पागल है, उसने ही देखिए मेरा ये क्या हाल कर दिया है। मैंने तुरंत ही होटल मैनेजर को कॉल करके कहा कि वो किसी को भी होटल से बाहर जाने ना दे, तुरंत ही सारी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दे क्योंकि होटल में खून हो गया है। ये सुनकर मैनेजर भी दंग रह गया था। मैंने उनसे कहा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अनुज बोला कि सर मैं जैसे ही कमरे में गया तो मैंने ममता से कहा कि ममता मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है, अब तुम भी उन्हें बता दो कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं और हम ट्रेन में मिले थे। मेरी इस बात पर ममता कहने लगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने सबको ये बोला कि मैं बांझ हूँ और मेरी कोई पंखुड़ी नाम की बेटी नहीं है? मैं सिर्फ गुड़िया को अपनी बेटी मानती हूँ और मुझे दिमागी बीमारी है। मैंने ममता के आगे माफी मांगते हुए कहा कि वो सब मैंने यूं ही कह दिया था। मैं बहुत घबरा गया था, मुझे लगा कि अब मैं इस केस में फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने झूठा बहाना बनाया। लेकिन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया है, पर अब मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। ममता कहने लगी, तुमने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज तुम पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। ममता बोली, ठीक है मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन तुम मेरी एक बात का जवाब दो। मैंने उससे कहा, हाँ बोलो। ममता बोली, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूँ और मुझे कभी भी बच्चा नहीं हो सकता और मैं गुड़िया को ही अपनी बेटी पंखुड़ी मानती हूँ। ये कहते हुए वो अजीब पागलों की तरह आंखें गोल गोल करने लगी थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो ममता? वो बोली, तुम्हें तो मेरा ये राज पता चल गया, जबकि मैंने तो न जाने कितने सालों से अपना ये राज सबसे छुपा कर रखा था और अगर कभी किसी को पता भी चला तो मैंने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन तुम्हें मेरा इतना बड़ा राज आखिर कैसे पता चल गया, बताओ? मैं ममता से कहा कि मैं सच कहता हूँ, मैं तो सिर्फ यूं ही झूठ बोल रहा था, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता। ममता कहने लगी, लेकिन अब तो तुम्हें मेरा राज पता चल गया है और इसीलिए अब तुम्हें भी खामोश होना पड़ेगा। और फिर उसने मुझे अपने बैग में रखी हुई उसी कुखरी से वार करके इस तरह से घायल कर दिया। वो लगातार एक के बाद एक मुझ पर हमला करती रही और कहने लगी कि मैं बांझ हूँ, अब ये किसी को पता नहीं चलेगा, सबको यही लगेगा कि मेरी बेटी पंखुड़ी है, वो कोई गुड़िया नहीं है। और फिर वो अपना सारा सामान समेटकर यहाँ से भाग गई। इतनी ही देर में वहां पर एम्बुलेंस आ चुकी थी। मैंने अभिलाष और होटल के मैनेजर को अनुज को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। मैं, आशुतोष और रवि तुरंत ही ममता को ढूंढने के लिए भागे, लेकिन जैसे ही हम रिसेप्शन एरिया पर पहुंचे तभी होटल का रिसेप्शनिस्ट मेरे पास दौड़ते हुए आया। सामने ही एक हस्बैंड वाइफ खड़े थे जो कि सीनियर सिटीजन थे। वो रिसेप्शनिस्ट कहने लगा, सर ये लोग भी पंखुड़ी को ही ढूंढ रहे हैं। तभी वो औरत कहने लगी, सर आपको पंखुड़ी मिली क्या? मैंने कहा कि अब मुझे सिर्फ पंखुड़ी को ही नहीं ढूंढना है बल्कि उसकी माँ को भी ढूंढना है। वो औरत हैरत से कहने लगी, उसकी माँ को ढूंढना है? लेकिन क्यों सर, उसकी माँ तो मैं हूँ। उस औरत की इस बात ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। मैंने कहा, लेकिन आप पंखुड़ी की माँ कैसे हो सकती हैं? फिर उस औरत ने अपने बैग से एक तस्वीर निकालकर हमारे हाथों में पकड़ाई। वो कहने लगी, ये है मेरी बेटी पंखुड़ी, हम लोग इसे ही ढूंढ रहे हैं।
मैंने जैसे ही उस तस्वीर को देखा तो एक बार फिर से हम सबके ऊपर बिजली ही गिर गई थी। दरअसल उस तस्वीर में जिसको वो औरत पंखुड़ी बता रही थी वो और कोई नहीं, वो तो ममता थी। मैंने कहा, ये है आपकी बेटी पंखुड़ी? वो कहने लगी, हाँ सर, ये मेरी बेटी पंखुड़ी है। दरअसल ये पागल खाने से भाग गई है और इसे हम हर तरफ तलाश कर रहे हैं। हमें जैसे ही पता चला कि वो यहाँ इस होटल में देखी गई है तो हम तुरंत ही यहाँ पर दौड़े चले आए। अब हमें पूरा मामला समझ आ चुका था। इसका मतलब पंखुड़ी ने अपनी पहचान अनुज को झूठ बताई थी। ममता नाम की कोई औरत थी ही नहीं। असल में तो वो खुद ही पंखुड़ी थी और उसके पास जो गुड़िया है उसे ही वो अपनी बेटी पंखुड़ी मानती थी। पंखुड़ी की माँ कहने लगी, सर, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। वो अब तक कई बार पहले भी पागल खाने से भाग चुकी है और 4 खून कर चुकी है। ये सुनते ही हमारे होश उड़ चुके थे। हम तुरंत ही वहां से भागे। मैंने आशुतोष से कहा कि गाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ घुमा दो। वो कहने लगा, लेकिन सर, आपको कैसे पता कि पंखुड़ी रेलवे स्टेशन गई होगी? मैंने कहा कि उसका दिमाग एक जैसी बात में ही अटक गया है और इसीलिए वो अपना शिकार भी एक ही पैटर्न पर ढूंढती होगी और मुझे पता है कि वो अपने अगले शिकार की तरफ निकल चुकी है। हम जैसे ही स्टेशन पहुंचे तो वहां पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी। मैंने अपनी टीम के लोगों से कहा कि जितने भी फर्स्ट एसी के डिब्बे हैं वो सब में जाकर चेक करें। थोड़ी ही देर के बाद हम जैसे ही एक डिब्बे में पहुंचे तो वहां हमें पंखुड़ी मिल गई थी और उसने अपना अगला शिकार भी ढूंढ लिया था जिसे वो अपनी बातों में फंसा ही रही थी। वो आदमी भी पहले कुछ भी नहीं समझा। वो कहने लगा कि आप लोग कौन हैं और इस तरह से इन मैडम के साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। मैंने फिर उसे अपनी आईडी दिखाई और बताया कि मैं पुलिस वाला हूँ। इसके बाद मैंने उसे पूरी सच्चाई बताई। सब कुछ सुनते ही पंखुड़ी भी अचानक से बहुत आक्रामक हो गई। वो हम पर हमला करने लगी। तब तक मेरी टीम के बाकी के लोग भी आ चुके थे और हम सब ने मिलकर पंखुड़ी को पकड़ लिया था। मैंने जैसे ही ऊपर वाली बर्थ पर लेटी हुई बच्ची का कंबल हटाया तो होश उड़ गए। वहां कोई बच्ची नहीं थी, वहां पर वही गुड़िया लेटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को भी यकीन हो गया कि हम सब सच कह रहे हैं। वो कहने लगा, ये तो अभी कह रही थी कि ये इसकी बेटी है और इसे बुखार आ रहा है। मैंने कहा कि ये पागल खाने से भागी हुई एक लड़की है जो इसी तरह का झूठ बोलकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। इसके बाद हम पंखुड़ी को वापस अपने साथ लेकर गए और उसे पागल खाने में जाकर वापस से एडमिट कराया। तब तक उसके मम्मी पापा भी वहां आ चुके थे। वो कहने लगे, न जाने हमारी बेटी कब ठीक होगी। वो अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है और ये सब उसके पति अमित की वजह से हुआ है। शादी के बाद उसने मेरी बेटी को बांझ होने के इतने ज्यादा ताने दिए थे कि उसकी दिमागी संतुलन ही पूरी तरह से बिगड़ गया और तब से ही वो ऐसी कल्पना करने लगी कि उसकी कोई बेटी है और उसे अपना ही नाम दे दिया। इस केस में ने तो हम सबको हिलाकर ही रख दिया था। हम वहां से निकलकर तुरंत ही अनुज के पास पहुंचे। राहत की बात यह थी कि सही समय पर अनुज को अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जिससे उस बेचारे की जान बच गई थी। अनुज जब होश में आया तो उसने हमारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। वो कहने लगा, अगर आज मेरी जान चली जाती तो मेरा परिवार तो बेसहारा हो जाता। मैंने अनुज से कहा, इसीलिए हमें कभी भी किसी की मदद दायरे में रहकर ही करनी चाहिए। यूं ही किसी अनजान इंसान पर भरोसा करके हद से ज्यादा उसका भला नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हर एक कहानी को लिखने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।